नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र नागर स्वागत करता हूं आप सभी का अचेतन स्टडी पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई ठीक ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, जो हमारा टॉपिक चल रहा है पर्यावरण, उसके अंतर्गत आज हमारा तीसरा चैप्टर शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है वन और वन्य जीव के बारे में हम इसमें जानने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारे वन है, वनों के प्रकार तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कितने प्रकार के वन होते हैं, है ना? मानसूनी वन होते हैं, पर्णपाती वन होते हैं, या मतलब उष्णकटिबंधीय जितने भी श्रेणी में बनाते हैं, मैंग्रोव बनाते हैं, या पर्वतीय वन है। नक्शे पर भी हम उनको ठीक ढंग से समझ चुके हैं। तो इसमें हम वनों से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं उनको समझेंगे। साथ ही जो वन्य जीवों की संरक्षण के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई गई अब तक, जितनी भी हमारी वन नीति बनी है, उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे अपने चैप्टर का टाइटल, वन तथा वन्य जीव। वन तथा वन्य जीव, यानी कि हम इसमें वन और वन्य जीव संसाधन उनकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों सबसे पहले हम इसमें यही समझेंगे कि जो हमारे वन हैं, वनों के अंतर्गत हमारी कितनी भूमि फिलहाल में है, कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में पूर्णतः चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले वन के अंतर्गत जानेंगे हम। तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट है हमारी, उसके अनुसार भारत में, है ना, उसके अनुसार कितने जी, भारत में कुल वनों का क्षेत्रफल, कुल वनों का क्षेत्रफल कितना जी? 25.17% है। वनों के अंतर्गत जो हमारा कुल क्षेत्रफल है कितना है? 25.17% है। अब इसमें से जो हमारा 25.17% है, इसमें दो कैटेगरी है। ठीक है, एक है हमारा वनावरण, एक है हमारा वन क्षेत्र। एक है हमारा वनावरण, एक है वन क्षेत्र। इसके बारे में भी जानेंगे कि वन क्षेत्र और वनावरण में क्या डिफरेंस है। देखिए, इसमें से जो है 21.76% तो है हमारा वनावरण, और 3.41% है हमारा वन क्षेत्र। क्या है साथियों? वन क्षेत्र है। अब वनावरण और वन क्षेत्र में दरअसल अंतर क्या होता है, देखिए यहां पर देखेंगे, एक तरफ लिख लेंगे वनावरण और एक तरफ वन क्षेत्र। ठीक है, तो वन क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो सरकार द्वारा घोषित कर दिया जाता है कोई क्षेत्र की, भाई ये जो क्षेत्र है हमारा, ये पूरा क्या है? ये पूरा वन क्षेत्र है। बेशक उसमें कोई पेड़ हो ना हो, कोई जंगल हो ना हो, लेकिन अगर सरकार ने घोषित कर दिया है तो उसको क्या है, हम वन क्षेत्र बोल देंगे। वन के अंतर्गत वाली भूमि को हम वन क्षेत्र बोल देंगे। तो हम इसमें क्या लिखेंगे भाई कि सरकार द्वारा घोषित, है ना, सरकार द्वारा वन घोषित की गई भूमि, है ना, वन घोषित की गई भूमि, चाहे उसमें जंगल हो ना हो, पेड़ पौधे हो या ना हो। ठीक है, सरकार द्वारा वन घोषित की गई भूमि, की गई भूमि, ये होगी हमारा वन क्षेत्र। वहीं अगर हम बात करें वनावरण की, वही वन क्षेत्र सरकार द्वारा वन घोषित की भूमि, लेकिन वनावरण में क्या है, रियलिस्टिक, मतलब पेड़ होंगे वहाँ पर, बहुत मतलब पेड़ पौधे होंगे बहुत सारे उस भूमि पर, वास्तव में पेड़ पौधे होंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ घोषित कर दिया पेड़ पौधे हों या ना, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वनावरण में एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल जंगल का होगा जो एक बहुत बड़ी भूमि को घेरे हुए होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यानी
बड़ा क्षेत्रफल या बड़े क्षेत्रफल पर भौगोलिक रूप से बड़े क्षेत्रफल पर भौगोलिक रूप से वनों का होना है ना, वनों का होना। तो साथियों वो हो जाएगा हमारा वनावरण। तो बेसिक जो डिफरेंस है वनावरण में वन क्षेत्र में यही है। ठीक है, तो अब हम कुछ ऐसे राज्यों को देखेंगे जहां पर वनावरण सर्वाधिक है, कुछ ऐसे राज्यों को देखेंगे जहां पर वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो सर्वप्रथम हम वन क्षेत्र वाले देखते हैं। ठीक है, वन क्षेत्र सर्वाधिक, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम, सर्वाधिक वन क्षेत्र। चलिए भाई, सर्वाधिक वन क्षेत्र, तो इसमें आता साथी हमारा मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है, मध्य प्रदेश। चलिए इससे लिखते हैं क्या, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा जी, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा जी, अरुणाचल प्रदेश वन क्षेत्र में। वहीं हम वनावरण के सर्वाधिक राज्यों की बात करें जहां वनावरण सर्वाधिक है, वनावरण सर्वाधिक है, उसकी हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, मिजोरम लिखेंगे जी, मिजोरम। ठीक है जी, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मिजोरम लिखेंगे जी, मिजोरम। दूसरे पर हम लिखेंगे अपना अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश लिखेंगे। तीसरे पर हम मेघालय लिखेंगे, मेघालय लिखेंगे। उसके बाद हम फिर आगे क्या लिखेंगे जी, मेघालय के आगे हम फिर लिखेंगे अपना मणिपुर, है ना। फिर हम लिखेंगे आगे मणिपुर लिखेंगे। और इसके और आगे लिखने की आवश्यकता है अगर, तो एक और लिख देंगे फिर पांचवा, वो है हमारा नागालैंड। क्या है जी साथी, हमारा नागालैंड। ये 73% यहाँ पर क्या है, वनावरण 73, यहाँ पर 74%, यहाँ पर 76, यहाँ 79 और यहाँ पर 84। तो यहाँ पर कितना है हमारा 84.5%, यहाँ पर हमारा 79.3%। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने कितना बताया 76%, है ना, और यहाँ पर हमारा कितना 74.3%, और यहाँ पर है जी हमारा 73.9%, यानी कि लगभग 74% नागालैंड में हमारा क्या है, वनावरण है। तो टॉप 5 अगर स्टेट्स पूछे आपसे वनावरण के मामले में तो कौन कौन से होंगे, मिजोरम, अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड। सर्वाधिक वन क्षेत्र तो मध्य प्रदेश। अच्छा, वनावरण के मामले में न्यूनतम की बात हो, वन आवरण के मामले में अगर न्यूनतम की बात हो तो हमारे पंजाब और हरियाणा आएंगे। क्या आएंगे साथियों, पंजाब और हरियाणा। लिखें इनको भी, चलिए, पंजाब पहले नंबर पर, दूसरे पर हरियाणा, पंजाब और हरियाणा। ठीक है साथियों, तो पंजाब में कितना हमारा 3.67% केवल किस में, पंजाब में वन क्षेत्र। वहीं हरियाणा की बात हो तो 6.79% है हमारा। ठीक है, 6.79% न्यूनतम वन क्षेत्र ये वाला राज्य है। तो यहाँ तक जो हमारा वनों से संबंधित जितना भी डेटा है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट है 25.61 जो लेटेस्ट है ना, तो इससे पहले हमारी 21% थी। तो यहाँ पर इसकी जो लेटेस्ट डाटा है वो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब साथियों जो वन्य जीवों की बात हो रही है, या वनों की बात हो रही है, इनके संरक्षण की बार बार चर्चा होती है कि इन्हें बचाने की आवश्यकता है, इन पर संकट है या विलुप्तता का या लुप्त होने का खतरा है। तो इनके पीछे लुप्त होने के कारण क्या है, उनकी भी यहाँ पर चर्चा करनी ज़रूरी हो जाती है। तो हम चर्चा करने वाले हैं आगे कि जो वन या वन्य जीव हैं उनके लुप्त होने के या संकटग्रस्त होने के कारण क्या है। ठीक है साथियों, तो चलिए उसकी एक बार व्याख्या करते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको ये ठीक ढंग से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वन तथा वन्य प्राणियों के
वन तथा वन्य प्राणियों के लुप्त या संकटग्रस्त, है ना, संकटग्रस्त होने के कारण की बात कर रहे हैं हम, संकटग्रस्त होने के कारण। अब इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, चलिए उनकी एक करके साथ ही हम क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहला क्या आएगा हमारे कि भी अत्यधिक वन संसाधनों के कारण वनों की हानि हुई है जी, है ना। सबसे पहला तो ये है कि अत्यधिक संसाधनों के प्रयोग के कारण, अत्यधिक संसाधनों के प्रयोग से वनों को हानि। सबसे पहला कारण यह है अत्यधिक अगर हम प्रयोग करेंगे तो वनों को उससे हानि होती है। दूसरा, इसके पीछे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसके पीछे बहुत सारे ऐतिहासिक कारण भी रहे हैं, क्योंकि औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासन में रेल लाइनों का जब निर्माण हुआ, उनका विस्तार हुआ, तो उससे भी बहुत ज़्यादा सर्वाधिक नुकसान किसको, हमारे वनस्पति को, भारत की वनस्पति को पहुंचा। तो औपनिवेशिक काल में लिखेंगे आगे, औपनिवेशिक काल में, औपनिवेशिक काल में रेल लाइनों के विस्तार के कारण वनों को सर्वाधिक नुकसान हुआ, है ना। वनों को सर्वाधिक क्या हुआ साथी, हमारा सर्वाधिक नुकसान हुआ, ठीक है, सर्वाधिक नुकसान हुआ। इसके आगे हम जैसी बात कर रहे हैं कि भी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में रही है, तो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एक ये भी है कि स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद बहुत सी जो हमारी वन भूमि है उसको कृषि योग्य भूमि में बदला गया, तो उससे भी वन जो है खत्म हुए, वन समाप्त हुए। तो देखेंगे स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्र उपरांत स्वतंत्रता के बाद बहुत सी वन भूमियों को या बहुत सी वन्य भूमियों को, है ना, वन्य भूमियों को, भूमि को कृषि योग्य क्षेत्र में बदला गया। किसमें, कृषि हेतु जमीन उसकी बनाई गई, कृषि योग्य भूमि में बदला गया। तो इसके पीछे ये भी एक कारण काम करता है आज़ादी के बाद। उसके आगे और हम बात करें, ठीक है जी, उसके आगे और हम बात करें, जब हम वन्य भूमि की बात कर रहे हैं, किसकी जी, स्वतंत्रता के बाद बहुत सी वन्य भूमि को कृषि योग्य भूमि बदला गया। तो इसी के पीछे हम क्या करते हैं, एक बात और एक आगे जो आती है यहाँ पर स्थानांतरित कृषि आती है ना, स्थानांतरित कृषि से, जहाँ पर हम थोड़ी जगह पर खेती करते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद उसको जला देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और फिर अगली जगह पर जाकर अगली फसल उगाने के लिए भूमि को मतलब कुरेदते हैं, काटते हैं, है ना, और फिर उसमें नई फसल बोते हैं, जलाकर राख होती है, उसी राख को खाद के तौर पर प्रयोग करते हैं, जिसे हम आदिम निर्वाह कृषि बोलते हैं, स्थानांतरित स्लैश एंड बर्न कर्तन दहन प्रणाली, झूम कृषि जिसे हम बोलते हैं। तो मुख्यतः कहाँ है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। तो स्थानांतरित कृषि से भी हानि हुई है, स्थानांतरित कृषि से भी हानि हुई है। बड़ी जो हमारी विकास प्रक्रिया होती हैं, ठीक है, बड़ी जो हमारी क्या हुई हैं, जो बड़ी विकास परियोजनाएं होती हैं, उन्होंने भी किसको क्या है जी, तो बड़ी विकास परियोजनाओं, बड़ी विकास परियोजनाओं से भी
वनों को नुकसान हुआ, नुकसान पहुंचा। साथ ही जो हमारे खनन की प्रक्रिया होती है, खुदाई है ना, खनन किसी खनिज पदार्थ की उत्पत्ति, मतलब किसी खनिज पदार्थ की उपलब्धि के लिए हम जमीन में से उसको खनन करते हैं, उसको खोदते हैं, माइनिंग करते हैं, तब जाके वो निकलती है। तो खनन ने भी वनस्पति को या वन्य जीवन को या वनों को नुकसान पहुंचाया है। तो खनन द्वारा भी वन संपदा का ह्रास होता है ना, वन संपदा का क्या होता है जी, ह्रास होता है, ह्रास होता है, ह्रास होता है, ह्रास होता है। किसके द्वारा? खनन द्वारा भी। अगर इसका एग्जांपल लेना चाहें, जैसे कि बुक्सा टाइगर रिजर्व है ना, बुक्सा टाइगर रिजर्व, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है हमारा? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ये डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे से गुजर रहा है। डोलोमाइट क्या है? एक लौह इस्पात उद्योग में जो प्रयोग होता है, और मैग्नीशियम का एक अयस्क होता है। यानी कि अगर देखिए चूने पत्थर में, किसमें? चूने पत्थर में अगर 10% मात्रा मैग्नीशियम की है तो वह डोलोमाइट कहलाता है। तो डोलोमाइट के खनन कहाँ पर होता है? बुक्सा टाइगर रिजर्व के। और उस डोलोमाइट के खनन के कारण जो हमारा बुक्सा टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल का, वो गंभीर खतरे से जूझ रहा है। ठीक है, तो बुक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण, किसके जी? डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे से जूझ रहा है ना। ये आप लिख लेंगे, साथ के साथ आप ये नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसके आगे अगला एक और पॉइंट इसके पीछे कारण लिख लेंगे। एक और कारण इसके पीछे जो है वो है पर्यावरणीय प्रदूषण और हमारा दावानल, यानी जंगल में जो आग लगती है पत्तियों के परस्पर घर्षण के कारण। अमेरिका में ऐसी घटना ज़्यादा देखने को मिलती हैं। आप कई बार सुनते हैं कि कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लग गई है ना, हॉलीवुड के पास का जो क्षेत्र है, मतलब जहाँ पे LA लॉस एंजल्स में हम ऐसी घटनाओं को अक्सर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? पर्यावरणीय प्रदूषण भी वन संपदा को हानि पहुंचाता है। पर्यावरणीय प्रदूषण और दावानल मतलब वन की आग जो होती है, वन की अग्नि भी क्या करती है? वनों के लुप्त या संकटग्रस्त होने के कारणों में शामिल है। तो पर्यावरण प्रदूषण और दावानल भी वन संपदा को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अब इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी हम देख चुके हैं, जिनसे वन्य प्राणी नष्ट हुए हैं, वन नष्ट हुए हैं, है ना, उन पर संकट आया है और गंभीर खतरे उत्पन्न हुए हैं। अब हम ऐसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं जहाँ पर वनों के बचाव के लिए क्या है कार्रवाई की गई। वहाँ पर उसके लिए मतलब नई नई योजनाएं बनाएगी वनों को बचाने के लिए, जो संकटग्रस्त हो रहे हैं, या वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए। इसमें हम बहुत सारी प्रजातियों की बात करेंगे। ठीक है, इनमें हम बहुत सारी नीतियों की बात करेंगे। तो चलिए, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको ठीक ढंग से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं आप। चलिए, अब हम क्या देखते हैं? वन्य तथा वन्य जीव संरक्षण। वन तथा वन्य जीव संरक्षण। चलिए, वन तथा वन्य जीव संरक्षण, इसके बारे में सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है जी? देखिए, सबसे पहले 1864 में, कब जी? 1864 में
भारत में जब ब्रिटिश शासन था तो यहाँ पर शाही वन सेवा ना, शाही वन सेवा, कौन, शाही वन सेवा है ना। चलिए क्या शुरू की गई, शाही वन सेवा। शाही वन विभाग स्थापित किया गया, शाही वन विभाग स्थापित किया गया। स्थापित हुआ शाही वन विभाग स्थापित हुआ 1864 में। तभी जो वन महानिरीक्षक है ना, महानिरीक्षक बनाए गए ना, वन महानिरीक्षक बनाए गए जब 1864 में, तो वो बनाए गए डॉक्टर डायट्रिच ब्रैंडिस, डॉक्टर डायट्रिच ब्रैंडिस। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे वन महानिरीक्षक कौन बनाया गया, सबसे पहले डॉक्टर डायट्रिच ब्रैंडिस बनाए गए। साथ ही इसके आगे एक और चीज ध्यान रखें, यहाँ पर आप बताएंगे मुझे, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है जी, अनुसंधान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, बताएंगे भाई। तो ये आता साथियों हमारा देहरादून में, कहाँ पर जी, देहरादून उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड। फिर हम आगे पढ़ते हैं इसमें जो हमारी देश राष्ट्रीय वन नीति है, कौन सी, देश की जो हमारी राष्ट्रीय वन नीति है, राष्ट्रीय वन नीति है, राष्ट्रीय वन नीति यानी वनों के प्रति जो राष्ट्रीय नीति बनाई जाती है। तो सर्वप्रथम जो बनाएगी, सर्वप्रथम को 1894 में, सर्वप्रथम 1894 में जो सबसे पहली थी। दूसरी जो बनाई गई इसको सुधारने के लिए 1894 वाली को 1952 में, और तृतीय जो थी हमारी तीसरी वो साथी 1988 वाली। तीन हमारी वन नीति अब तक लागू हो चुकी है। लेकिन जो 1894 में थी, ब्रिटिश शासन था उस समय, 1952 वाली पहली स्वतंत्र भारत की पहली अपनी वन नीति थी, और फिर 1952 में की नीति के सुधार के लिए हमें 1988 में एक तीसरी वन नीति लागू करनी पड़ी। ठीक है, तो 1894 में अंग्रेजों के टाइम की थी, तो इसका जो था ये राजस्व संबंधी था, राजस्व के लिए इसका क्या है, यहाँ पर ये राजस्व पर केंद्रित थी, है ना, पैसा कमाने के लिए मुख्यतः। तो ये राजस्व केंद्रित थी, राजस्व केंद्रित। 1952 वाली जो है साथियों वो हमारी स्वतंत्रता के बाद खुद की अपनी मतलब हमारी वन नीति थी, राष्ट्रीय वन नीति थी। तो ये थी पारिस्थितिक संतुलन के लिए, कौन सी जी, पारिस्थितिक संतुलन के लिए। पारिस्थितिकी संतुलन को इसमें मुख्यतः केंद्र में रखा गया। साथ ही इसमें यह तय किया गया कि भाई देश में जो है 33% इसमें क्या किया गया, इसमें दूसरी में 1952 वाली में, इसके अनुसार देश में 33% वन भूमि होनी चाहिए, 33% क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, जी। लेकिन है कितनी, फिलहाल कितनी है जी, 25.17, हमने पहले शुरू में पढ़ ली कि 25.17% है। तो यहाँ पर 33% की बात की गई। साथ ही जो 33% की बात है, इसमें जो हम 33% की बात करते हैं, इसमें एक चीज़ भी शामिल है, वो क्या चीज़ है 33% में, कि इसमें दो कैटेगरी हैं। क्या है, दो कैटेगरी हैं कि इसमें जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर 60% होनी चाहिए, पहाड़ी क्षेत्रों में 60%, और जो मैदानी इलाके हैं उसमें 20%। तो दोनों का मिला के कुल औसत रूप से देश में कुल 33% वन भूमि होनी चाहिए।
और मैदानी क्षेत्रों में, यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में, ठीक है। तो यहाँ पर 60% और ये 20%, दोनों का औसत कुल मिलाकर 33% देश में वन भूमि होनी चाहिए। किसके? जो हमारी राष्ट्रीय वन नीति 1952 की है, ठीक है। यहाँ पर उम्मीद करता समझ आ गया होगा। तीसरी जो 1988 की, वो 52 वाली नीति में सुधार के लिए लाई गई, और ये क्या है? जैव विविधता को केंद्र में रखकर बनाएगी, जैव विविधता को, जैव विविधता, साथ ही मरुस्थलीकरण को रोकने, मरुस्थलीकरण को रोकना। चलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं, अलग लिखते हैं ना, इसको हम क्या करते हैं कि अलग लिखते हैं, जैव विविधता और मरुस्थलीकरण को रोकना। क्या है जी हमारा? जैव विविधता और मरुस्थलीकरण को रोकना। दो इसके प्रमुख उद्देश्य थे 1988 में। मरुस्थलीकरण को रोकना, जो रेतीले टीलों में वृद्धि हो रही है, हमारे जो मरुस्थलीय क्षेत्र, राजस्थान वाले क्षेत्र है, उनको रोकना, साथ ही जैव विविधता को केंद्र में रखा गया। तो संरक्षण के लिए जो उपाय किए गए वो यहाँ तक राष्ट्रीय वन नीति आप समझ गए होंगे। उसके आगे 1972 में आप पढ़ते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कौन सा जी? आगे हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। चलिए यहाँ तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं आगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। चलिए नया पेज ऐड करते हैं इसके लिए हम। अधिनियम 1972, ठीक है। तो हम पीछे कारण तो जान ही चुके हैं, इनके कारण तो हम जान चुके हैं कि विलुप्त क्यों होते हैं, इनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों, क्योंकि विलुप्त होते जा रहे हैं, और उनके पीछे कारणों की भी हम बात कर चुके हैं, वनों के और वन्य प्राणियों के, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, वन्य प्राणियों की तो हमने लिखी नहीं है भाई, यहाँ पे हमने वनों के लुप्त होने के कारण लिख दिए, लेकिन वन्य प्राणियों की हमने लिखी नहीं है। तो इसमें आप वन्य प्राणी की अगर बात करें, वन्य प्राणी क्यों खत्म हो रहे हैं? देखिए, एक तो उनका शिकार हो जाता है ना, उनका क्या है? शिकार हो जाता है। शिकार के शौक के लिए लोग उन्हें मार देते हैं, कई बार खाद्य पदार्थ के तौर पर उन्हें प्रयोग करने के लिए, खाने के लिए, मांसाहारी जो लोग होते हैं उस तरीके से, यानी मांस के रूप में उन्हें खाने के लिए भी समाप्त कर दिया जाता है। कई बार उन्हें उनके दांतों के लिए, उनके सींगों के लिए, उनकी खाल के लिए भी उनको मार दिया जाता है। तो पशुओं के खत्म होने के कारण की बात करें, वन्य जीवों के, सातवां कारण, सातवां देखेंगे जीव जंतुओं को, है ना, जीव जंतुओं को मार दिया जाता है, मार दिया जाता है। और क्यों मार दिया जाता है, उसके पीछे हम 2-3 कारण यहाँ पर लिख देंगे। सबसे पहला कारण क्या लिखेंगे जी हम? शिकार के लिए, शिकार के शौक की पूर्ति हेतु, शिकार के शौक की पूर्ति हेतु। उसके आगे हम दूसरा कारण लिखेंगे यहाँ पर, खाद्य के तौर पर, खाद्य के लिए, खाने के लिए, ठीक है। तीसरा हमारा फिर आगे आएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं तीसरा हमारा, भाई शिकार के शौक की पूर्ति हेतु, खाद्य के लिए, तीसरा दांतों के लिए, उसके आगे हम किसके लिए? दांतों के लिए, सींगों के, दांतों के लिए, और फिर हमारा आगे हम बात कर रहे थे दांतों के लिए, खालों के लिए ना, खाल के लिए, दांतों के लिए, खाल के लिए, तो यहाँ तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो इनको मार दिया जाता है, सींगों के लिए, दांतों के लिए, खाल के लिए ना। तो यहाँ पर आगे सींगों के लिए,
भाई एक सींग वाला जो गैंडा होता है, जिसके आगे मुंह के आगे निकलता रहता है जो सींग होता है, उस कई बार वो काट दिया जाता है। तो सींगों के लिए, दांतों के लिए हम पढ़ते हैं हाथी दांत भी बहुत मूल्यवान होते हैं, तो वो काट लिया जाता है। उसके ऊपर मूवीज भी बनी है ना, तो उस तरीके से वो भी चर्चा के विषय होते हैं। तो उनको तो जीव जंतु और वनस्पति के जो कारण हैं उनके पीछे लुप्त होने की, उनकी बात कर चुके हैं यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और अब हम बात कर रहे हैं जो 1972 वाला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, उसके अंतर्गत क्या है, वन्य प्राणियों के आवास को सुरक्षा देना, ठीक है। जो संकटग्रस्त जातियों का बचाव करना, संकटग्रस्त जातियों का क्या साथियों हमारा बचाव करना है, संकटग्रस्त जातियों का बचाव करना है। और उसके आगे हमारा जो हमारे जंतुओं के शिकार पर प्रतिबंध, जंतुओं के शिकार पर प्रतिबंध लगाना, बैन लगाना, उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाना, किसके, जंतुओं के व्यापार पर, ठीक है जी, जंतुओं के व्यापार पर प्रतिबंध लगाना, तो ये बहुत सारे कारण हैं। वन्य प्राणियों के आवास को सुरक्षा देना, संकटग्रस्त जातियों का बचाव करना, जंतुओं के शिकार पर प्रतिबंध लगाना, जंतुओं के व्यापार पर प्रतिबंध लगाना। और उसके आगे हम बात करें कि यहाँ पर जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उनकी स्थापना करना, इसके अंतर्गत ये शामिल है नीति के। कौन सी, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के, कि राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना, वन्यजीव अभ्यारण्यों की स्थापना, और इसके आगे कुछ महत्वपूर्ण हमारे जीव जंतु होते हैं जिन पर विशेष ध्यान दी जाने की आवश्यकता थी उस समय, और उन पर वो इसमें शामिल थे 1972 वाले अधिनियम में। सही है, तो इसमें लिखेंगे हम कुछ विशेष जंतु प्रजातियों, कुछ विशेष जंतु प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अंतर्गत प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। कौन कौन से, इसमें हमारा क्या आएगा, जिन पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो हमारा भाई अब पढ़ते हैं कश्मीरी हिरण पढ़ते हैं, सही है। तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं, कश्मीरी हिरण पढ़ते हैं, और जी हम आगे बाघ पढ़ते हैं, एक सींग वाला गैंडा पढ़ते हैं, और हम घड़ियाल पढ़ते हैं ना। कौन सा हमारा, हम पढ़ते हैं बाघ, एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा पढ़ते हैं, बाघ, एक सींग वाला गैंडा, और जी हम पढ़ते हैं घड़ियाल, और सही है कश्मीरी हिरण आदि, कश्मीरी हिरण आदि। बाघ, एक सींग वाला गैंडा, घड़ियाल, कश्मीरी हिरण, इन पर 1972 वाले अधिनियम में ज़्यादा ध्यान देने की बात की गई, इन पर ध्यान केंद्रित करने की बात की गई। तो बाघ की हम बात कर रहे हैं, किसकी सबसे पहले बात कर रहे हैं, बाघ की। बाघ के बचाव के लिए क्या किया भाई, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब, 1973 में। भाई ये कब आया, 1972 में, इसी के अगले साल ही, ठीक इंदिरा गांधी जी की सरकार के टाइम है ना। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। और एक फिर हमारा हाथियों के बचाव के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंटा,
प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये कब 1992 में, 1992 में। ठीक है साथियों, तो देखिए टाइगर, हम प्रोजेक्ट टाइगर की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट टाइगर की। तो ये क्या है, चूंकि भारत जो है सर्वाधिक बाघों वाला देश है, दुनिया के 70% जंगली बाघ केवल भारत में पाए जाते हैं। भारत और नेपाल मिलकर दुनिया के 2/3 बाघों का घर बनाते हैं ना। तो भारत और नेपाल है ना, भारत और नेपाल में दुनिया के बाघों की, दुनिया के बाघों की 2/3 आबादी पाई जाती है, आबादी पाई जाती है। सही है। तो जो प्रोजेक्ट हमारा एलिफेंटा है, कौन, प्रोजेक्ट एलिफेंटा, तो इसकी शुरुआत कब होती है, 1 अप्रैल 19, शुरुआत कब होती है, 1 अप्रैल 1973 को, 1 अप्रैल 1973 को। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया जी हमारा, इसके अंतर्गत बाघ संरक्षण परियोजना चलाएगी। क्या जी, इसके अंतर्गत हमारी बाघ संरक्षण परियोजनाएं चलाएगी। तो बाघों के शिकार पर, बाघों के व्यापार पर और चोरी पर नियंत्रण। तो लिखेंगे इसमें बाघों के शिकार, व्यापार और चोरी, बाघों के शिकार, व्यापार, चोरी और मतलब बाघों के शिकार, व्यापार और चोरी को रोकना, इसका उद्देश्य था। किसका जी, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। तो अब देखिए उधर है हमारा एलिफेंट होगी, एलिफेंट आ गई। तो इसकी जरूरत होती है 1992 में। हम भारत में अगर एलिफेंट की बात करें तो कुल एलिफेंट, कुल हाथी, भारत में कुल हाथियों की संख्या कितनी अभी, 22,000 है। कितनी, 22,000। सर्वाधिक अगर बात करें, सर्वाधिक तो कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में, कर्नाटक में कितने हमारे, 6,000 है, 6,000 हाथियों की संख्या। फिर उसके बाद हम बात करें असम में, हमारे 4100। फिर है तमिलनाडु में, कहाँ पर जी, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में 3100। ये हाथियों की संख्या कुल 22,000, जिसमें कि 6,000 पाए जाते हैं कर्नाटक में, 4100 असम में और 3100 हमारे किसमें, तमिलनाडु में। ये हाथियों की बात चल रही है। तो यहाँ पर उसके बाद 1973, 1992 में 2 अलग लगाते हैं और 2022-23 में है ना, लिखेंगे आगे 2022-23 में क्या कर दिया गया, इन दोनों योजनाओं का, इन दोनों परियोजनाओं का क्या किया था साथियों, विलय कर दिया गया 2022-23 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, इनका क्या होता है, विलय कर दिया जाता है। सर्वाधिक एलिफेंट कहाँ पर पाए जाते हैं, ये आपने देख लिया। तो भारत में अगर हम कुल टाइगर रिजर्व की बात करें, यहाँ पर जब हम बाघों की बात कर रहे हैं, तो भारत में कुल टाइगर रिजर्व्स कितने हैं अभी, तो कितने हैं, 58 है, 58। तो 58 में कौन सा है, 58th और 57th बताएंगे आप, क्या पढ़ते हैं। 58 में कौन सा है हमारा, माधव टाइगर रिजर्व है ना, माधव टाइगर रिजर्व कहाँ पर है जी हमारा, ये हमारा एमपी में है ना, एमपी में, मध्य प्रदेश में। ध्यान रखेंगे एमपी में सर्वाधिक बाघों की संख्या पाई जाती है, सर्वाधिक बाघों की संख्या पाई जाती है। कितने हैं, 785 बाघ पाए जाते हैं, इसलिए इसको टाइगर स्टेट भी हम बोलते हैं। उसके आगे हम माधव टाइगर रिजर्व है और 57 वहाँ रातापानी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व, ये भी कहाँ पर है हमारा, एमपी में। ये भी कहाँ पर है जी हमारा, एमपी में। अब हम जो जनगणना होती है, सेंसस होती है,
कौन क्या हो जाती है हमारी, सेंसस होती है, जो टाइगर सेंसस होती है मतलब, है ना। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA जो क्या करती है, NTCA ये टाइगर सेंसस यानी बाघों की जनगणना करती है, बाघों की जनगणना करने वाली संस्था NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है साथियों, तय करती है। तो इसके अनुसार 2025 में कितने हमारे बाघों की संख्या कुल 3682 है, और 2022 में जो हुई थी उसमें थे हमारे 2967, ठीक है। तो 2967 से हमारे बढ़कर कितने हो गए 3682। तो भारत में कुल बाघ बताएं, कुल बाघ हमारे 3682 हैं। कितने हैं, 3682 हैं हमारे। अच्छा, इसके साथ ही एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर टाइगर रिजर्व की हम बात कर रहे हैं। 58 में माधव टाइगर रिजर्व, 57 में रातापानी। सबसे बड़ा की बात करें, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अगर आपसे पूछा जाए तो हमारा हो जाएगा, हमने शेषाचलम वाला। तो कौन सा थी, शेषाचलम, जो कि है आंध्र प्रदेश में। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन सागर शेषाचलम। अब NTA हमने बात की, NTCA जो है वो सेंसस करती है, यही एक घोषित करती है हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी, किसकी, बाघों की। जनसंख्या घनत्व की बात करती है, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कितने बाघ पाए जाते हैं, वो होता है हमारा टाइगर डेंसिटी, है ना। तो उसको एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले टाइगर रिजर्व, 5 सर्वाधिक, पहला है बांदीपुर, दूसरा है जिम कॉर्बेट। और देखिए जिम कॉर्बेट जो है ये 1973 के, ना, या प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पहला टाइगर रिजर्व है ये, जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बनाया गया पहला टाइगर रिजर्व है। जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये नीलगिरी जैव मंडल नीचे का हिस्सा है, नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है। बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ रहे थे ना हमने कल क्लास में, तो वो नीलगिरी हमने पढ़ा था सबसे पहला 1986 का। तो बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है वो नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है, आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है। इसके आगे फिर हम पढ़ते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर, असम में। बांदीपुर कर्नाटक, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, नागरहोल कर्नाटक, बांधवगढ़ी हमारा कर्नाटक, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो काजीरंगा है ये हमने टॉप 5 देखे, कौन से टाइगर रिजर्व जहाँ पर टाइगर डेंसिटी सर्वाधिक है, कितने भाई, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान में 100 किलोमीटर के दायरे में 19 बाघ पाए जाते हैं, जिम कॉर्बेट में प्रति 100 किलोमीटर के दायरे में 19, काजीरंगा में 18 पाए जाते हैं, इस तरीके से। तो काजीरंगा ने जो है टॉप 5 की लिस्ट को अभी ज्वाइन किया है। तो रिसेंटली इसने टॉप 5 जो हमारे पॉपुलेशन डेंसिटी वाले टाइगर रिजर्व है उनकी लिस्ट को ज्वाइन किया। तो रिसेंटली ज्वाइंड द लिस्ट, इसने अभी ये हाल ही में ये लिस्ट ज्वाइन की है। तीसरे नंबर पर आ चुका है हमारा काजीरंगा, जो कि असम का है, ठीक है। तो इस तरीके से करंट अफेयर का भी क्वेश्चन हो सकता है। और उसके बाद नागरहोल, फिर बांधवगढ़। सर्वाधिक बाघ जनसंख्या की हमने बात की थी, MP में 785 है, इसलिए हम इसको MP क्या बोलते हैं भाई, सर्वाधिक टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर है। MP में अगर मध्य प्रदेश की अगर टाइगर रिजर्व की बात करें, MP में टाइगर रिजर्व कितने हैं, 6 हैं जी, 6 सर्वाधिक है टाइगर रिजर्व, कितने हैं, 6 हैं, जो कि हैं सर्वाधिक है, सर्वाधिक। और इसलिए हम MP क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट बोलते हैं, टाइगर स्टेट कहा जाता है ये, टाइगर स्टेट।
कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो एमपी में 785, कर्नाटक में दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक 563, उत्तराखंड में 560, उसके आगे फिर हम आता है महाराष्ट्र 444, तमिलनाडु 306। ये हमारे पांचों ऐसे हैं 500 जो 300 प्लस यहाँ पर क्या है बाघ हैं। ये हमारे पांचों स्टेट ऐसे हैं साथियों जहाँ पर 300 की ज़्यादा 300 से ज़्यादा की संख्या में यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं। 5 स्टेट ऐसे हैं। एमपी पहले नंबर टाइगर स्टेट उसको बोला जाता है। सर्वाधिक टाइगर रिजर्व 6 यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है जी। अब साथियों अब हम आगे बात करते हैं। तो ये हम सर्वाधिक टाइगर रिजर्व की बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब हम उन समुदायों की बात करते हैं जो वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए काम करते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर समुदायों के साथ उनका क्या संबंध है उसको देखते हैं। समुदाय और वन्य जीव संरक्षण, समुदाय और वन संरक्षण। देखिए समुदाय और वन संरक्षण, इसका सबसे पहला उदाहरण मिलता है अलवर राजस्थान में। क्या है इसमें? अलवर राजस्थान। अलवर जिले के 5 गांवों ने, है ना, 5 गांवों ने 1200 हेक्टेयर भूमि, 1200 हेक्टेयर भूमि अलवर राजस्थान जिले के 5 गांवों ने 1200 हेक्टेयर भूमि क्या है भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित कर दी। भैरव देव डाकव सेंचुरी घोषित की। घोषित कर दी। देखिए राजस्थान में जो भैरव देव हैं ये इनके वन देवता हैं जो वनों की रक्षा करते हैं और इन्हीं के नाम पर इन्होंने राजस्थान अलवर जिले के 5 गांवों ने मिलकर क्या है 1200 हेक्टेयर भूमि भैरव देव डाकव सेंचुरी के नाम से घोषित कर दी, जो कि वन्य प्राणियों के संरक्षण से संबंधित है। इसके अलावा समुदायों की और वन्य संरक्षण में भागीदारी की बात करें तो आता है हमारा चिपको आंदोलन। है ना, चिपको आंदोलन आता है। कब शुरू हुआ भाई? 1973 में इसकी शुरुआत होती है। 1973 में शुरुआत। कहाँ पर? उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चमोली जिले में, रैनी गांव चमोली जिला और कहाँ पर? उत्तराखंड में। सही है। इससे संबंधित व्यक्तियों की अगर हम बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि हैं पर्यावरणविद थे, ठीक है। उसके बाद महिला थी रैनी गांव से एक गौरा देवी जो कि एक महिला थी रैनी गांव से, वो भी इससे संबंधित है। गौरा देवी जिन्हें चिपको आंदोलन की जननी बोला जाता है। चिपको आंदोलन की जननी, चिपको आंदोलन की जननी। इसके आगे और भी कई व्यक्ति हैं जो इससे संबंधित है, ठीक है। इसके आगे तो गौरा देवी हैं, सुंदरलाल बहुगुणा हैं, ठीक है। तो आगे फिर हम बात करते हैं बिहार और उड़ीसा में। हम समुदायों की बात कर रहे हैं जो वन संरक्षण से संबंधित है। तो बिहार और उड़ीसा में विवाह के समय इमली और आम के वृक्षों को पूजा जाता है। इमली और आम के पेड़ों
की पूजा होती है, पूजा की जाती है। वहीं अगर हम बात करें किसकी जी, हमारा मुंडा जनजाति, मुंडा जनजाति, संथाल जनजाति, संथाल जनजाति, ये किन वृक्षों की पूजा करती है? तो जो हमारी मुंडा जनजाति है ये है महुआ के वृक्ष को, जो मुंडा जनजाति है वो महुआ का वृक्ष पूजती है, महुआ का पेड़, और जो संथाल जनजाति है वो कदम्ब का पेड़ पूजती है, कदम्ब, है ना, कदम पूजती है। इसके आगे हम बिश्नोई समाज, राजस्थान का बिश्नोई समाज देखते हैं, जो कि चिंकारा, काला हिरण, नीलगाय आदि का संरक्षण करता है। कौन सा हमारा जी? बिश्नोई समाज है। काले हिरण, नीलगाय, चिंकारा, है ना, और मोरों की रक्षा करता है बिश्नोई समाज। तो इसको हम लिखेंगे आगे, बिश्नोई समाज काला हिरण, नीलगाय, चिंकारा और बिश्नोई समाज काला हिरण, नीलगाय, चिंकारा और हमारा लोग मोरों की रक्षा करता है, मोरों की रक्षा करता है। ठीक है साथियों, तो ऐसे समुदाय जो वन संरक्षण से संबंधित है हम यहाँ पर बात कर चुके हैं। तो चिपको आंदोलन इनमें सबसे बड़ा उदाहरण है। क्या? सबसे बड़ा इनमें उदाहरण है। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूँ आज जो हमने जितने भी टॉपिक यहाँ पर करवाए हैं आपको ये ठीक ढंग से समझ आए होंगे। चाहे वो हमारे टॉप 5 टाइगर रिजर्व की बात रही हो, वो 1973 का जो प्रोजेक्ट टाइगर है, 1992 का जो प्रोजेक्ट एलिफेंटा है, 1972 का वन संरक्षण अधिनियम हो, ठीक है, और वन से संबंधित जितनी भी हमारे वो हो, उनके संकटग्रस्त लुप्त होने के कारण हो, या फिर हमारा शुरुआत में भारत में वन से संबंधित, वनों से संबंधित जितने भी डेटा हो, वो उम्मीद करता हूँ आपको ठीक ढंग से समझ में आए होंगे। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।